हेलो दोस्तों, मैं मनदीप आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। हमने पिछले वीडियो के अंदर प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण, दर्पणों की फोकस दूरी और दर्पण सूत्र ये सब कुछ सीख चुके हैं। अब हम आगे सीखने जा रहे हैं। हमारा न्यू टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन देखिए कैसे होता है। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं। कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यहाँ आपतित हुई, ये क्या हो गई? आपतित किरण। आपतित किरण, ये क्या हो गया? आपतन बिंदु। क्या हो गया ये हो गया आपतन बिंदु। यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। ये हमारा हो गया एक अभिलंब। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन समझाया था उसके अंदर, तो ये यहाँ वापस लौट जाती है, मगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। मान लीजिए ये विरल माध्यम है, मीन्स वायु, और ये सघन माध्यम है, मीन्स मान सकते हैं आप सघन के अंदर कांच मान लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी पारदर्शक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, वैसे मगर ये ऐसे ही चली गई। देखिए, अभिलंब की ओर ये झुक गई है। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। समांगी माध्यम में बार बार मैं नाम ले रहा हूँ। समांगी माध्यम क्या होता है? समांगी माध्यम, समांगी माध्यम का सीधा सा अर्थ होता है किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम में पूर्ण रूप से मिलन। जैसे आप मिश्रण के द्वारा समझ सकते हैं। समांगी मिश्रण जैसे चीनी और जल का घोल, चीनी और जल के घोल के अंदर उन दोनों की प्रकृति एक हो जाती है। क्या? विलयन। जैसे आप ले सकते हैं हवा के अंदर गैसों का मिश्रण, उसके अंदर देखिए सभी का एक ही प्रकृति हो जाती है, सभी हवा बन जाती है, हवाएं दिखाई देती हैं। हमारा समांगी माध्यम होता है। विषमांगी माध्यम जैसे जल के अंदर रेत का मिश्रण, अब रेत मिला देंगे तो क्या उसके अंदर मिलेगी? जल में नहीं मिलेगी। यह विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम क्या है? एक माध्यम का दूसरे माध्यम में पूर्ण रूप से मिलन। तो कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है या दूर हट जाती है, अर्थात अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या हो रही है? अभिलंब की ओर झुक रही है। अब एक डायग्राम यहाँ भी, ठीक है। ये प्रकाश किरण आपतित हुई, यहाँ एक अभिलंब हमने खींचा, ये माध्यम अब के बाद ले लिया सघन माध्यम। कौन सा माध्यम ले लिया? सघन माध्यम ले लिया। और ये ले लिया हमने विरल माध्यम। तो अब की बार क्या हो रही है? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है या अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश को अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या हो रही है? अपने अभिलंब से दूर हट रही है। क्या कर रही है? अपने अभिलंब से दूर हट रही है। और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अब थ्योरिकल रूप में लिख लेते हैं। क्या होगी इसकी लैंग्वेज? जब कोई प्रकाश किरण, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये अब ले लीजिए, अब आपको दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ, ये आपतन कोण होता है हमारा और ये अपवर्तन कोण होता है।
ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, दोनों इक्वल होते हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा हो तो शीर्षाभिमुख जैसा दिखाई दे रहा होगा, मगर उसमें ये है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक सहमांगी पारदर्शक माध्यम से दूसरे सहमांगी पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी पारदर्शक माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, दूर हट जाती है, अर्थात अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के लिए आवश्यक नियम भी होते हैं। परावर्तन के लिए कितने नियम होते थे? 2 नियम होते थे और वो दोनों होने जरूरी होते थे। इसमें भी 2 ही नियम होते हैं और जरूरी होते हैं। पहला ये होता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। ये बिल्कुल परावर्तन के नियम जैसा। परावर्तन के नियम में क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यहाँ इतना चेंज है, अपवर्तित आ गया। ठीक है, दूसरा होता है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात का अर्थ आपको पता है, डिवाइड होता है, भाग होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। सदैव नियत रहता है। इस नियम को एक नाम भी दिया गया है जो अत्यंत काम का है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, स्नेल का नियम किसे कहते हैं? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक छोटी सी चीज समझा देता। एक होता है ज्या, एक होता है कोज्या। ज्या का अर्थ होता है दोस्तों कोस साइन थीटा और कोज्या का अर्थ होता है कोस थीटा।
तो देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जया का अर्थ होता है साइन थीटा और कोज्या का अर्थ होता है कोस थीटा। यहाँ क्या दिया हुआ है, आपतन कोण की जया, और आपतन कोण क्या था, हमने क्या लिया था आपतन कोण आई। तो आपतन कोण की जया, जया का अर्थ मैंने बताया साइन थीटा, तो आपतन कोण की जया मीन साइन आई। देखिए यह जया हो गई और ये आपतन कोण की हो गई मीन्स आपतन कोण की जया। अपवर्तन कोण की जया मीन्स साइन आर। तो आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात मैंने बता दिया भाग होता है। ये देखिए सदैव नियत रहता है, नियत रहता है तो इसे n/1 से प्रदर्शित करेंगे। n/1 मीन्स n2 अपॉन n1। अब आप कहेंगे n/1 क्यों लिखा, n/1 इसलिए लिखा क्योंकि ये देखिए ये माध्यम क्या है, एक है, ये माध्यम दो है। कैसे, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ये दोनों अलग अलग माध्यम है, तो एक माध्यम एक मान सकते हैं, दूसरे को माध्यम दो, तो इसीलिए तो n/1 लिखा। और जो शुरुआत में होता है वो ऊपर चला जाता है। n/1 मीन्स n2 अपॉन n1। जो शुरुआत में होता है ना, यहाँ देखिए क्या है n/1, पहले 2 है तो 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। ठीक है, अब और कुछ करते हैं हम थोड़ा सा, ये बहुत काम में आने वाला है। स्नेल का नियम 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर उठेगा। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1 बराबर n2 अपॉन n1। अब समझाए अनुसार ही है एक, ये मैंने आपको बता दिया। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और यदि और विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये बात हम एक और तरीके से समझेंगे। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया। ये देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, अभिलंब की ओर झुक गई, और सघन से विरल में जा रही अभिलंब से, सघन से विरल में जा रही अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, तो देखिए एक बात कंफर्म है, पहला माध्यम फर्स्ट होता है और दूसरा सेकंड होता है। ये देखिए ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला सेकंड। तो अब देखिए यहाँ, ये देखिए आपको किताब में इस तरह से दिया हुआ मिल सकता है n/1 ग्रेटर देन 1। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, n/1 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको बताया था n/1 को लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 ग्रेटर देन 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, n2 ग्रेटर देन n1। n/1 बड़ा है 1 से, n/1 को लिख लिया n2 अपॉन n1 बड़ा है 1 से, तो n1 को इस तरफ भेज दिया, तो n2 बड़ा है n1 से, मीन्स n2 क्या हुआ, सघन हुआ, और n1 क्या हुआ, विरल हुआ। तो क्या होगा, माध्यम फर्स्ट क्या है, विरल, और मैंने बताया था ये माध्यम फर्स्ट होता है, ये सेकंड। माध्यम फर्स्ट विरल है और माध्यम सेकंड सघन, तो विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी।
प्रकाश किरण। और एक ऐसे भी है N1 टू ग्रेटर देन 1 मीन्स N1 बटे N2, पहले वाले को ऊपर दूसरे वाले को नीचे, बड़ा है 1 से, मीन्स N1 बड़ा है N2 से। तो फर्स्ट माध्यम क्या हुआ, सघन, और दूसरा माध्यम क्या हुआ, विरल। तो सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। एक छोटी सी और बात, जब किसी प्रकाश किरण का परावर्तन होता है ना, प्रकाश किरण का परावर्तन होता है, जब किसी प्रकाश किरण का परावर्तन होता है ना, तो उसकी आवर्ती तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल उसकी तीव्रता घट जाती है, ये बात ध्यान से समझिएगा। कोई भी प्रकाश किरण है जिसका परावर्तन हो रहा है तो उसकी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य सेम रहेगा, मगर उसकी तीव्रता घट जाएगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि जब किसी प्रकाश किरण का परावर्तन होता है तो उसकी आवृत्ति पे क्या प्रभाव होगा, ये क्वेश्चन था। तो उसकी आवृत्ति पे क्या प्रभाव होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देख लीजिए, जब किसी प्रकाश किरण का परावर्तन होता है तो उसकी आवृत्ति जैसी थी वैसे ही रहती है। तो प्रकाश का अपवर्तन में भी देख लेते हैं। जब किसी प्रकाश किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है, जब किसी प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देखिए, यहाँ से तरंग दैर्ध्य हट चुकी है। ऊपर क्या किया था हमने, आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य, और यहाँ क्या है, ओनली आवृत्ति, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। मान लीजिए अब की बार क्वेश्चन मिल जाए कि भाई किसी प्रकाश किरण है, उसका अपवर्तन हो रहा है तो उसके तरंग दैर्ध्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों, ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन था। अब हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। सबसे पहली घटना है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना दोस्तों, मैंने कहा था आपको कुछ भी नहीं रटवाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, तो ये भी समझाऊंगा आपको। देखिए, यहाँ कोई तारा है, ये देखिए यहाँ कोई तारा है, ये देख लीजिए कुछ इस तरह का है। ठीक है, मान लिया इस तरह का कोई तारा है, तो इसके पास तो बहुत सी परतें होंगी। ये परत है, ये परत है, ये परत है, ये परत है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के अंदर भी बहुत सी परतें होती हैं। यहाँ कोई मनुष्य है, ये उसकी नेत्र हो गई। ठीक है, ये हो गई उसकी नेत्र, ये ठीक है। तो ये देखिए, तारे से एक प्रकाश किरण आई, तो मान लिया ये सघन माध्यम था, ये विरल था, तो क्या हो जाएगा, विलंब से दूर हट जाएगी। फिर से इस परत में आई, तो ये मान लिया ये विरल है, ये सघन है, तो ये विलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ये डगमगाती हुई ऐसे, और ऐसे ही हमारी आंखों में प्रवेश करेगी।
तो ऐसे हिलती हुई प्रवेश करेगी तो हमें तारा भी ऐसे हिलता हुआ, टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? तारे पृथ्वी से क्या है, बहुत दूर हैं। तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। अतः उनके मध्य बहुत सी परतें होती हैं। अतः हमारे व तारे के मध्य बहुत सी परतें स्थित होती हैं। क्या होती हैं? स्थित होती हैं। तो कुछ परतें सघन, तो कुछ परतें सघन, तो कुछ विरल होती हैं। अतः तारों से आने वाला प्रकाश तारों से आने वाला प्रकाश इन परतों से गुजरता हुआ आता है। इन परतों से गुजरता हुआ हमारे तक आता है। इन परतों से गुजरता हुआ हमारे तक आता है। हमारे तक आता है। तो कहीं अभिलंब की ओर, तो कहीं इसकी प्रकाश किरण विरल से सेकंड में प्रवेश करेगी तो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब की ओर झुकती है तो कहीं क्या होती है? दूर हटती है। तो कहीं दूर हटती है। इस तरह हिलती हुई प्रकाश किरण, हिलती डुलती प्रकाश किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती है। प्रकाश किरण हमारी आंखों में, नेत्रों में, हमारी आंखों में प्रवेश करती है। तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। तो हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं दूसरी अपवर्तन की घटना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं सेकंड। हमारी सेकंड घटना है सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना। हमें सूर्योदय होता है उससे पहले हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। ये हमारे हमेशा दैनिक की घटनाएं हैं। रात को हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं तो उसको समझिए, इंटरेस्ट लीजिए इसके अंदर। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना कैसे पॉसिबल है? ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या हो गई? हमारी पृथ्वी हो गई। यहाँ कोई मनुष्य है जिसकी नेत्र कुछ इस तरह से है। तो ये पृथ्वी का क्षैतिज हो गया। मीन्स यहाँ पृथ्वी से यहाँ सूर्य है, चंद्रमा कुछ भी दिखाई देगा। तो यहाँ ये सूर्य है, ये ले लिया, ये यहाँ सूर्य है। ठीक है, ये यहाँ आएगा तो ही हमें दिखाई देना चाहिए, मगर इसके प्रकाश किरण तो यहाँ आ सकती है। तो ये देखिए प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आई, तो इस पे एक अभिलंब खींच ले हम, ये खींच लिया एक अभिलंब। तो ये देखिए ये ऊपर क्या है? निर्वात। निर्वात कह सकते हैं, विरल कह सकते हैं।
पृथ्वी क्या होती है, सख्त होती है, मीन्स सघन माध्यम हो गया। ये देखिए, ये तो विरल होती है। ऊपर का आकाश है, निर्वात है, वो तो विरल ले लीजिए, या कह सकते हैं हम निर्वात भी कह सकते हैं, निर्वात ले लीजिए। मगर पृथ्वी तो सख्त होती है दोस्तों, तो उसे तो सघन ही मानना होगा। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा उसका, वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये देखिए, कोई प्रकाश किरण है सूर्य से आने वाली, वो विरल माध्यम या निर्वात से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ऐसे झुक जाएगी, ये देखिए झुक गई, ये हमारी आंखों में गिरी, ऐसे गिर जाएगी, यहाँ गिर गई। तो ये देखिए, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ हमें सूर्य दिखाई देगा। तो ये देखिए, सूर्योदय हुआ नहीं है और हमें सूर्य दिखाई दे रहा है। क्या कारण है इसका, कि भाई सूर्य होता है वो अपने क्षैतिज से नीचे की ओर होता है, तब सूर्य तो वहां नहीं जा सकता, मगर उसके प्रकाश किरण तो जाती है। और प्रकाश किरण जब पृथ्वी पे अंदर प्रवेश करती है तो वह विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें सूर्य दिखाई देता है। वैसे ये ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट तो यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए, सूर्य था क्षैतिज से नीचे, अभी इसकी प्रकाश किरण गई, ये विरल था, और पृथ्वी सख्त होती है, सघन हो गई, अभिलंब की ओर झुकेगी, ये अभिलंब हो गया हमारा। ये समझ में नहीं आ रहा हो तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो मनुष्य के नेत्र कुछ ऐसे ले लेते हैं, ऐसे है, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ हमें सूर्य दिखाई देगा। हमेशा हमें सूर्य का आभासी प्रतिबिंब मिलता है, ये सूर्य का एक आभासी प्रतिबिंब है। हमेशा हम कभी भी सूर्योदय देखते हैं तो उस समय हमें सूर्य के उगने से लगभग 2-3 मिनट पहले, में सूर्योदय होने से लगभग 2 मिनट पहले हमें सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको थ्योरिकल रूप में लिख लें दोस्तों। ये देखिए, देखिए सूर्य जब क्षैतिज तल से नीचे होता है तो उसके प्रकाश किरण निर्वात में होती हुई, निर्वात से होती हुई, निर्वात से होती हुई पृथ्वी में प्रवेश करती है, पृथ्वी पर गिरती है। अर्थात निर्वात से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अपने अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है और हमारी आंखों में क्या करती है, प्रवेश करती है, और हमारी नेत्रों में या आंखों में कह सकते हैं प्रवेश करती है, हमारी नेत्रों में प्रवेश करती है। इसे पीछे की ओर बढ़ाने पर, इसे पीछे की ओर बढ़ाने पर हमें सूर्य का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमें सूर्य का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रटना नहीं है, समझना, बिल्कुल सरल लैंग्वेज है। क्योंकि सूर्य क्षैतिज तल से नीचे होता है तो उसकी एक प्रकाश किरण आती है निर्वात से होती हुई, तो ये पृथ्वी हमारे लिए सघन पड़ती है और ये निर्वात पड़ती है। ये निर्वात से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और हमारी नेत्रों में प्रवेश करती है, और इसे पीछे की ओर बढ़ाने पर हमें सूर्य का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समझ गए? ठीक है दोस्तों।
अब हम थर्ड घटना पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। ये भी हमारे दैनिक जीवन की एक घटना है। कुछ किस तरह से है ये कुछ इस तरह से है कि भाई कोई जल से भरा हुआ पात्र होता है। आपने कई बार देखा होगा दोपहर के अंदर, या हाँ दोपहर के अंदर लगभग, या फिर आप सुबह देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए, जल से भरा हुआ पात्र होता है ना। आप कभी भी जल से भरे हुए पात्र को देखते हैं तो उसका पेंदा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। जल से भरे हुए पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखना। लगता है कैमरा हिल गया है। सही अब दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप कभी भी एक जल से भरे हुए गिलास को देखते हैं या फिर जल से भरे हुए आपके पैकेट को देखते हैं तो उसका पेंदा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। मीन्स जल से भरा हुआ पात्र का पेंदा ऊपर की ओर उठाए देना। आप किसी गिलास के अंदर पानी ले लीजिए, उसमें एक 5 का सिक्का या फिर 1 का सिक्का, कोई भी कॉइन डाल दीजिए, तो आप थोड़े से दूर से देखेंगे तो आपको कॉइन थोड़ा ऊपर की ओर उठाई दिया। मीन्स ये जल से भरा हुआ एक गिलास है, इसमें एक कॉइन रख दिया और आप यहाँ दूर से देखते हैं, यहाँ से दूर से देखते हैं तो ये यहाँ ना दिखाई देकर यहाँ दिखाई देता है। मीन्स ये पेंदा है, ये ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। कैसे पॉसिबल होता है, देखिए कैसे होता है। ये यहाँ कोई पात्र ले लिया हमने, ये ले लिया, ये देखिए भाई साहब, ये पात्र ले लिया हमने कोई भी, ये इसका क्या हो गया, पेंदा हो गया। ये हो गया पेंदा, हो गया भाई साहब, तैयार हो गया हमारा पेंदा। अब ये देखिए, ठीक है, तो इसमें अब पानी डाल देते हैं। चिंता मत कीजिए, पेज नहीं भीगेगा, डाल दीजिए आप पानी, नहीं भीगा ना पेज। ठीक है, ये एक सीधी है हमारी रेखा। तो ये देखिए, यहाँ से इस पेंदे से कोई प्रकाश किरण जा रही है, तो ये जा रही है भाई दोस्तों। ये स्केल ले लेते हैं हम इसके लिए। ये देखिए, ये पेंदे से जा रही है, जा रही है, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो जल क्या होता है, सघन होता है, और ये बाहर वायु है तो ये क्या हो गई, विरल ही हो गई। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण यहाँ तक ले लीजिए ना, ऊपर तक। पानी आधा क्यों खाली छोड़े, आधा भरा हुआ छोड़ेंगे। एक पॉजिटिव चीज होती है, एक नेगेटिव होती है। किसी भी इंसान को 2 नजरिए होते हैं। एक बोतल ले लीजिए, उसमें आधे बोतल भरी हुई है, तो किसी इंसान से पूछेंगे कि भाई ये क्या है, तो कोई कहेगा कि ये आधे भरी हुई है, तो कोई कहेगा आधी खाली है। उसके नजरिए की बात होती है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये विरल हो गया ऊपर वाला और ये सघन हो गया जल वाला। ये ठीक है, ये यहाँ है, जल वाला क्या हो गया, सघन हो गया, और ये ऊपर वाला विरल। तो ये देखिए, ये इसके पेंदे से कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो ये सघन माध्यम से विरल में जा रही है, तो क्या होगा, अपने अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अगर आपने ये जवाब दिया कि झुक जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये ऐसे हट जाएगी दूर, ये हट गई। यहाँ मानव नेत्र लगा हुआ था, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाइए। ये देखिए, कुछ समझ में आया, अब समझा देती हूँ। ये देखिए, ये एक है पेंदा है, ये इसके कोई भी मान लीजिए अभिलंब मान लीजिए, या फिर इसकी क्या मान लीजिए आप, हाइट मान लीजिए, आपका मन करे वो चीज मान सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये इसकी हाइट मान लीजिए, अभिलंब मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ये इसके पेंदे से एक प्रकाश किरण जा रही है, ये गई, ये पेंदे से प्रकाश किरण गई। तो ये देखिए, जल सघन होता है और बाहर की वायु तो विरल होती है, तो सघन से विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाएगी तो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और यह मानव नेत्र लगा हुआ था, इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा,
मीन्स ये पेंदा हमें ऐसे दिखाई देगा। तो आपको दोस्तों बिल्कुल समझ में आया होगा। आप अभी के अभी कमेंट कर दीजिए, अभी के अभी कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आया या नहीं। मेरे हिसाब से सभी के कमेंट यही आएंगे कि हमें सर बिल्कुल समझ में आया। देख लीजिए, यहाँ पेंदे से कोई प्रकाश किरण जा रही है, ये सेकंड से विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये मानव नेत्र था, तो इसे पीछे की ओर बढ़ाए तो यहाँ मिलता है। तो लिख लें थ्योरिकल रूप से। थ्योरिकल रूप से आप खुद लिखने की कोशिश किया कीजिए। अब वीडियो को रोक लीजिएगा और फिर खुद लिखिएगा और फिर मेरे से मिलाइएगा सही है या नहीं। अपना तरीका होता है, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। एक जल से भरा हुआ पात्र लेते हैं, एक जल से भरा हुआ पात्र लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पेंदे से कोई प्रकाश किरण, इसके पेंदे से कोई प्रकाश किरण आती है, अर्थात यह जल से वायु में प्रवेश करेगी। मैंने क्या कहा है, इसके पेंदे से कोई प्रकाश किरण आती है, अर्थात यह जल से वायु में प्रवेश करेगी। ब्रैकेट में लिख लीजिए सघन से विरल में। तो अपने अभिलंब की ओर झुक दूर हट जाएगी, तो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। और इसे पीछे की ओर बढ़ाने पर हमें इसके पेंदे का आभासी प्रतिबिंब मिलता है, इसके पेंदे का आभासी प्रतिबिंब मिलता है जो ऊपर उठा हुआ है। मैंने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिख दिया। अब कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको नाम दे दिया उन्होंने प्रकाश किरण पी क्यू, और यहां से जा रही है, इसे दे दिया क्यू आर। ये देखिए क्यू आर, फिर इसको यहां मिली, इसे एस दे दिया। तो कोई लिखेगा कि पी क्यू लंबाई थी इसकी, तो इसके पेंदे से एक क्यू आर प्रकाश किरण जा रही थी, अतः यह अभिलंब से टकराकर इससे दूर हट जाती है, अर्थात सैगन माध्यम से विरल में प्रवेश करती तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब हमने इस आर किरण को पीछे की ओर बढ़ाया तो ये एस पे मिलती है, अतः इसकी हाइट पी एस हो जाती है, अर्थात इसका पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई कोई पी क्यू प्रकाश किरण थी, पी क्यू प्रकाश किरण, पी क्यू हाइट पेंदे से लेकर के बाहर के पात्र तक की हाइट थी पी क्यू। फिर क्यू से एक प्रकाश किरण गई क्यू आर, आर किरण सैगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश की तो अभिलंब से दूर हट गई, और आर किरण को पीछे की ओर बढ़ाया तो वो पी क्यू के अंदर एस बिंदु पे मिली, और इसकी हाइट छोटी हो जाती है, पी एस हो जाती है। मीन्स हमें पेंदा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। अपना अपना तरीका होता है। एक चौथी घटना हम कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं हम पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखना, सीधा ले लेते। आप है ना किसी गिलास के अंदर पेंसिल या फिर छड़ को रख लीजिए, तो वो आपको थोड़ी टेढ़ी हुई हुई दिखाई देगी। किस कारण से, देखिए ये एक पत्थर ले लिया हमने, ठीक है, इसके अंदर पानी भर लीजिए, नहीं भीगेगा पेज, मैंने कह दिया ना। यहाँ कोई पेंसिल रखी हुई है, ठीक है, ये इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट,
तो ये देखिए ये प्रकाश किरण है ना, ये क्या जा रही है, सेकंड से विरल में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे हट जाएगी ये दूर। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे मिलेगी, ऐसे ये वाली। तो हमें ये ऐसे थोड़े मुड़े हुए दिखाई देगी। देखना कैसे कि मान लीजिए ये पेंसिल की नोक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है ये पी क्यू, ठीक है। ये क्यू से कोई प्रकाश किरण जा रही है, ये क्यू आर, और इसी क्यू से जा रही है क्यू एस। तो आर को क्या होगा, अब विलंब से दूर हटेगी, क्यों, सेकंड से विरल में जाएगी। तो आर की ओर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये टी पे मिल जाएगी। ऐसे एस जाएगी आगे, मान लीजिए ये ऐसे जाएगी यू, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये वी पे मिलेगी। तो इनका ये एक बिंदु देख लीजिए। नहीं आया क्या समझ में? सीधा ले लीजिए, एक पात्र है, ठीक है, जल से भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पेंसिल रखी हुई है, यानी डायग्राम बनाता हूँ। ये पात्र हो गया, ये जल से भरा हुआ है, इसमें कोई एक पेंसिल रखी हुई है, इसको एक लाइन से प्रदर्शित कीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसको थोड़ा गहरा कर लीजिए बस, ठीक है, रखी हुई है पेंसिल। तो ये इसकी हाइट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पात्र से बाहर से यहाँ तक की, पेंसिल की नहीं, ये पेंदे से यहाँ तक की, पी क्यू नाम दे दीजिए। फिर ये देखिए ये पेंसिल है, इससे कोई प्रकाश किरण जा रही है इस पेंसिल से, ये देखिए, ये देखिए ये जा रही। तो ये देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, ये जल था यहाँ तक, मीन्स सघन माध्यम था, और यहाँ जल नहीं रहा, मीन्स विरल हो गया। तो यह विलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, तो हट गई ये। फिर इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो ये देखिए यहाँ तक तो हमारी पेंसिल चल रही है, यहाँ तक तो, मगर यहाँ ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ऐसे ही ये दो होती, मीन्स पेंसिल जैसी आकृति होती, तो यहाँ भी पेंसिल जैसी आकृति ही मिलती। ये देखिए पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही। तो ये क्यों किरण गई, आर तक अस हो गई, ये टी हो गया। तो कैसे लिखेंगे कि पेंदे से बाहर तक की हाइट थी पी क्यू, एक इसके अंदर पेंसिल रखी हुई थी, फिर पेंसिल की नोक क्यू से एक प्रकाश किरण गई जो कि आर आपतन बिंदु से अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर हट जाती है और अस तक जाती है। और फिर इस आर एस, इस आर को अच्छे से लिख लेते हैं, आर एस को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये हमें टी पे मिलती है। तो हमें थोड़ी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। इसको थोड़ी का रूप में आप खुद लिखेंगे, मैं कुछ हेल्प नहीं करूँगा, आप थोड़ी बहुत हेल्प बुक से ले सकते हैं। क्या है, एक बार और बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये हाइट है पेंदे से यहाँ तक की पी क्यू, यहाँ पेंसिल रख दी है एक, फिर यहाँ से प्रकाश किरण चली इस पेंसिल के नोक से, ये चली गई मान लीजिए, ठीक है। ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही रहेगी, ये बिंदु से ले लिया, मगर यहाँ से अपन अभिलंब खींचेंगे और ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा बाप को। एक और है बिल्कुल सरल सी घटना, इसमें मेरे हिसाब से किसी को डाउट ही नहीं होगा, नो डाउट, क्योंकि अपने आप क्लियर हो चुके साथ में। कांच किस तरह से अपवर्तन, कांच किस तरह से प्रकाश किरण का अपवर्तन। तो देखिए ये कांच है, ये कांच के स्लिट है। आपको कभी फिजिक्स की लैब में जाने का मौका मिले तो एक प्रैक्टिकल जरूर करवाएंगे, वो प्रैक्टिकल यही होगा। क्या होगा ये देखिए, ये कांच है एक, ऊपर क्या है वायु, नीचे भी क्या है वायु, मीन्स ये दोनों तो विरल हो गई, ये क्या हो गया सघन। ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे गिरी यहाँ से, ये देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे गिरी, तो यहाँ से ऐसे जाएगी
निकलनी चाहिए। मगर क्या होगा, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब खींच लिया तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ये झुक गई भाई साहब, ये झुक गई अभिलंब की ओर। फिर ये देखिए, ये सघन माध्यम है, ये विरल, सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। दोस्तों ये दूर हट गई। ऐसे ही होगी, आपको कांच की ऐसे मतलब ये स्केल को ले लीजिए, वो कांच की स्लिट ऐसे रखवाएंगे, फिर आप कोई भी एक पेज दे देंगे तो आप प्रकाश किरण ऐसे आपतित करेंगे। तो ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो ये विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकी हुई दिखाई देगी इस तरह से। और फिर ये यहाँ, फिर ये देखिए, ये सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये देखिए, फिर ये देखिए, विरल माध्यम से ऐसे सीधी जाती तो ऐसी दिखती, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इसे क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसे, निर्गत किरण। और इसे बोलते हैं निर्गत कोण ई, निर्गत कोण, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देख लीजिए, कांच की स्लिट ली, विरल माध्यम से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो ये सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और फिर ये कांच की स्लिट से फिर से विरल में जाती है तो सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये चली गई। और इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते तो देखते हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो ये जहाँ से निकलती है उस किरण को निर्गत किरण कहती हैं और इसे निर्गत कोण ई कहते हैं। तो आपको प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स दोस्तों।